हेलो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नया सेशन 2024 और 25 के लिए, जिसमें शुरुआत करेंगे बायोलॉजी टॉपिक से। और ये यूपी एमएसपी पाठ्यक्रम है, यानी हम सिर्फ उसी पाठ्यक्रम पर बात करेंगे जो यूपी बोर्ड चलाता है, यानी जो अपने वहां बोर्ड में चलता है। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहले पीडीएफ देख लेते हैं कि अपना सिलेबस क्या होने वाला है ना, ताकि अपने को ये आइडिया हो जाए कि कितनी चीजें पढ़नी है और कितनी चीजें इग्नोर मारनी, मतलब नहीं पढ़नी है। ठीक है ना? चलिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जूम कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिएगा, टोटल अंक कितने होंगे 100, टाइम कितना मिलेगा 3 घंटे, जिसमें 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए। ठीक है ना? जिसमें 70 नंबर लिखित होगा और 30 नंबर प्रयोगात्मक मतलब प्रैक्टिकल के लिए होगा। ठीक है ना? तो हम लोग आज बात करने वाले हैं 70 अंक पर। क्लियर हो गया? क्योंकि 30 नंबर तो वही जो एग्जामिनर आता है उसके हाथ में रहते हैं। खैर, अब एक बार टॉपिक वाइज देख लीजिए कौन सी टॉपिक कितने मार्क्स के लिए है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनन के लिए, रिप्रोडक्शन बोलते हैं इसको, और इसके लिए मार्क्स कितने उपलब्ध हैं आपके पास 14। यानी आप जब जनन यूनिट कंप्लीट करेंगे तो आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं 14। इसमें बेसिक आपको 2 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। एक तो आपको प्लांट में जनन पढ़ना पड़ेगा और दूसरा एनिमल में पढ़ना पड़ेगा। कौन सा प्लांट पढ़ना है कौन सा एनिमल पढ़ना है वो अभी हम नीचे स्क्रॉल करके बता देते हैं। अब बात करते हैं दूसरी यूनिट के लिए। दूसरी यूनिट का नाम है अनुवांशिकी और विकास, जिसे आप जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। चूंकि अपने सिलेबस की सबसे बड़ी यूनिट है तो इसके मार्क्स भी सबसे ज्यादा है, 18 मार्क्स हैं। ठीक है ना? बात करते हैं थर्ड यूनिट की, जिसका नाम है जीव विज्ञान और मानव कल्याण, जिसे आप बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर के नाम से जानते हैं। और इसके लिए आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं 14 नंबर मिलेंगे। यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है ये जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये सबसे शॉर्ट यूनिट है, 2 ही चैप्टर है, मतलब इसमें पहले चैप्टर में सिद्धांत पढ़ाए जाएंगे और दूसरे में उसके एप्लीकेशन पढ़ाई जाती है। और ये टोटल नंबर कितने देंगे आपको 10। लास्ट यूनिट की अगर बात करें हम, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, जिसे आप इंग्लिश में इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट बोलते हैं, और इसके लिए भी बोर्ड कितने नंबर आपको देता है 40 नंबर। और ये सब ऐड करके टोटल नंबर कितने हो जाते हैं 70। ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं एक एक करके हर यूनिट में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको, है ना? चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या है जनन, जिसके लिए नंबर कितने हैं 14। ये बात हम पीछे देख करके आए हैं, हालांकि उधर लिखा भी देख पा रहे होंगे आप। तो आपको सबसे पहले बता दें, इसमें एक बेसिक चैप्टर होता था जीवों में जनन। क्या होता था? जीवों में जनन, जो कि अब हटा दिया गया है। वही कोरोना काल से जो सिलेबस 30% घटाया गया था, तब से अभी भी वही कैरी फॉरवर्ड चल रहा है, यानी जो लेस सिलेबस है वही आगे की तरफ चल रहा है। अभी उसमें कोई सुधार नहीं किया गया है। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो जनन वाले चैप्टर में बेसिक पहले 3 चैप्टर होते थे, जीवों में जनन, और फिर होता था पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन और मानव जनन। क्लियर हो गया ना? अभी हमने आपको बताया था, एक तो आपको पौधे में जनन पढ़ना पड़ेगा और दूसरा जंतु में पढ़ेंगे। तो जंतु में, सॉरी, पौधे में जो पौधा पढ़ना उसका नाम क्या है पुष्पी पौधे, और जो जंतु में पढ़ना उसका नाम क्या है मानव। क्लियर कर दिया ये? ठीक। चलो एक बार देख लेते हैं सब। चलिए शुरू करते हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन टॉपिक क्या क्या रहने वाले हैं पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे, चूंकि पुष्पी पौधे पढ़ने हैं तो पुष्प की संरचना पढ़ेंगे। पुष्प की संरचना पढ़ने के बाद नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास पढ़ेंगे, जिसमें नर में नाम आता है परागकण और मादा में आएगा भ्रूण कोश। और जिन लोगों ने ये क्लासें कक्षा 10 में अगर सही से बायोलॉजी पढ़ी होगी तो ये सारे नाम आपको सुने सुनाए नजर आएंगे। फिर इनके विकास के बाद क्या पढ़ना पड़ता है आपको परागण, जिसके आपको 2 टाइप पढ़ने पड़ते हैं, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है ना? परागण और उसके प्रकार भी पढ़ने, यही इसमें मेंशन है। नेक्स्ट है इसमें रीजेंट पढ़ना पड़ता है, अभिकर्मक एवं उसके उदाहरण पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है ना? आगे बहि प्रजनन युक्तियां पढ़नी पड़ती हैं। फिर पराग स्त्री केसर संकर्षण पढ़ना पड़ता है, मतलब परागकण स्त्री केसर तक कैसे अट्रैक्ट होकर के पहुंचता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर वहां पहुंचने के बाद होता है निषेचन, चूंकि आवृतबीजी पौधे हैं या पुष्पी पौधे कह सकते हैं, और इनमें जो परागकण होता है उसमें एक्चुअल में 2 नर युग्मक बनते हैं। कितने नर युग्मक? 2 नर युग्मक। इसीलिए निषेचन भी कैसा हो जाता है? दोहरा। इस पर भी डिटेल में बात की जाएगी, अभी तो हम सिर्फ सिलेबस देख रहे हैं। ठीक है? उसके बाद हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो ये निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं एक्चुअल में यहां से पहले जो पढ़ा है वो निषेचन पूर्व घटनाएं हैं। इसके बाद पढ़ेंगे निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन के बाद चूंकि दोहरा निषेचन होता है तो 2 चीजें बन करके आती हैं सामने,
एक तो नाम ये है भ्रूण और दूसरा नाम है भ्रूणपोष, ठीक है। इन्हीं दोनों का विकास पढ़ना पड़ेगा, तो जो कि इधर देख भी रहे होंगे आप, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष एवं भ्रूण का विकास, परिवर्धन को आप विकास बोलते हैं, ठीक है ना। और चूंकि जो भ्रूण का विकास है, ये जो आवृतबीजी पौधे हैं वो एक्चुअल में दो टाइप के रहते हैं बेसिक, एक तो एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री। तो आपको जाहिर सी बात है दो जगह पढ़ना पड़ेगा, वो इसमें नहीं दे रखा है पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं बीज का विकास पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे फल का निर्माण और उसकी कुछ विशेष विधियां पढ़ेंगे, जनन की जो कुछ खास होती है, मतलब थोड़ी अपवाद रूप में है, जैसे कि एक तो ये दे रखी है एपोमिक्सिस, जिसे आप असंग जनता बोलते हैं। अगला है अनिषेक फलन, ये वही है जिसमें बिना निषेचन के फल बन जाता है। अगला है बहुभ्रूणता, जिसमें सामान्यतः किसी बीज में एक भ्रूण रहता है, पर कुछ ऐसे रहेंगे जिसमें एक से अधिक भ्रूण बन जाएंगे। इसका खोजकर्ता भी आपको याद ही होगा, एंटोनी वान लीवेनहॉक, है ना। आगे बात करते हैं बीज एवं फल निर्माण का महत्व, यानी इतना टॉपिक जब खत्म करेंगे तो जनन यूनिट का एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। चूंकि इसमें 3 चैप्टर आ रहे हैं, एक तो पहला हटा ही दिया गया, दूसरा है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, तीसरा मानव जनन। अब देख लेते हैं। अब बात करें अगर मानव जनन की, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है आपको, तो सबसे पहले नर एवं मादा जनन तंत्र पढ़ना है। एक्चुअल इस बार तो डिजिटल बोर्ड पे है क्लास, तो विधिवत सब कुछ बताया जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। नर एवं मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वृषण एवं अंडाशय की सूक्ष्मदर्शी शारीरिक संरचना पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर है युग्मक जनन, वही गैमेटोजेनेसिस, जिसमें एक बार पढ़ेंगे शुक्राणु जनन और एक बार पढ़ेंगे अंडाणु जनन, ठीक है, जो कि यहाँ पर दे भी रखा है, शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन, ठीक। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है मासिक चक्र या आर्तो चक्र, सिंपल भाषा में कहें तो पीरियड्स, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है निषेचन, निषेचन का मतलब है शुक्राणु का अंडाणु से मिलना या मिलन की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद है अंतरोपण, अंतरोपण का मतलब होता है एक टाइम के बाद भ्रूण गर्भाशय में स्थानांतरित हो जाता है ना, उस क्रिया को या उस हेडिंग का ही नाम क्या है, अंतरोपण, ठीक है। अंतरोपण के बाद मतलब जब भ्रूण स्थानांतरित हो जाएगा तो अपना विकास शुरू करेगा, इसको क्या बोलेंगे, भ्रूणीय परिवर्धन, ठीक है ना, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। फिर ये कहां तक पढ़ना पड़ता है, ब्लास्टोसिस्ट निर्माण तक। एक्चुअल में यहाँ पर 3 अवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी, मारुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रोला, ठीक है ना। हम यहाँ पर अगर थोड़ी बहुत चीजें डिसबैलेंस भी है तो हम पूरा कोशिश करेंगे पढ़ाने की, ठीक है ना। आगे बात करते हैं सागरवता, जिसको आप प्रेगनेंसी बोलते हैं। अगला है प्लेसेंटा निर्माण, जिसके द्वारा बच्चे और मां का रुधिर कनेक्ट रहता है, ये वही हिंदी में आप इसका नाम सुने होंगे अपरा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है प्रसव, प्रसव बोले तो डिलीवरी या चाइल्ड बर्थ कह सकते हैं। अगला है प्रसव के बाद पढ़ना पड़ेगा आपको दुग्ध श्रावण, जिसमें वही मिल्क सिक्रेशन के बारे में, ठीक है ना। तो इतना टॉपिक पढ़ने के बाद कौन सा टॉपिक खत्म हो जाएगा, मानव जनन। क्लियर हो गया ना ये, ठीक, बहुत बढ़िया। अब इसी जनन चैप्टर में एक चैप्टर और शामिल है, जनन स्वास्थ्य। ये आपके लिए बहुत काम का चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखना है और अपने लिए बहुत कुछ याद रखना है भविष्य के लिए। क्या क्या, सबसे पहले तो पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता क्या है एवं यौन संचरित रोगों की रोकथाम कैसे की जाए। इन्हें शॉर्टकट में एसटीडी के नाम से जानते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी जो वे रोग जो बाइसेक्स फैलते हैं उनको एसटीडी बोलते हैं या यौन संचरित रोग बोलते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट, आगे पढ़ेंगे परिवार नियोजन की आवश्यकता, यानी फैमिली प्लानिंग क्यों जरूरी है एवं इसकी विधियां भी पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं गर्भ निरोधक एवं चिकित्सीय सगर्भता समापन, इसे शॉर्टकट में एमटीपी के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो 1951 से अपने भारत में लागू किया गया था। नेक्स्ट है एमिनोसेंटेसिस, ये बहुत काम की क्रिया है, हालांकि इलीगल है, इसके बारे में भी सबने सुन रखा होगा। ये वो मैकेनिज्म है जिसमें गर्भ में ही लिंग की जांच कर ली जाती है, और दूसरी सबसे अच्छी चीज ये है कि गर्भावस्था में ही उस बच्चे की अनुवांशिक रोगों का भी पता लगाया जाता है, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट बंध्यता, जिसे आप फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी या स्टेरलाइजेशन बोलते हैं। बंध्यता सिंपल कहें तो गांव की भाषा में बांझ, यानी वे दंपत जो बच्चों को जन्म नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो इनके लिए कुछ मेथड भी होते हैं जिनको बोलते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकियां। सिंपल कहें तो ये वे मेथड है जिनके द्वारा पुत्र या पुत्री की प्राप्ति की जा सकती है, मतलब संतान प्राप्ति की जा सकती है। इनके कुछ मेथड हैं, आईवीएफ, ZIFT जिसे जिफ्ट पढ़ सकते हो, GIFT गिफ्ट पढ़ सकते हो। इतनी आपको इस बार सिलेबस में पढ़नी है 2024 और 25 के लिए, हालांकि होती और भी है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की।
यूनिट नंबर 2 का नाम आप पहले से देख चुके हैं, अनुवांशिकी, जिसके लिए नंबर टोटल कितने होने वाले हैं, 18। ठीक है, ये सबसे बड़ी यूनिट है, पर इसके बहुत सारे चैप्टर काटे भी गए हैं 2020 के आसपास से, वही कोरोना के टाइम से, है ना। तो अब आपको इसमें 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, तो ये वंशागत और मतलब एक चैप्टर ये पढ़ना, 2 चैप्टर, क्योंकि चैप्टरों के नाम नहीं दे रखे हैं, ठीक है ना। फिर यूनिट 3 आ जाएगी यहाँ पर। तो चलो एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। तो आप चैप्टर नंबर 1 में यानी अनुवांशिकी यूनिट के चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पढ़ेंगे वंशागत और विविधता, जिसमें आप ये जानेंगे कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं और उनमें वेरिएशन और बदलाव कैसे आते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पढ़ेंगे मेंडलीय वंशागत, यानी मेंडल के बारे में पढ़ना है और मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना है। आपको याद होगा मटर का पौधा, है ना। नेक्स्ट ये तो हो गया मेंडलीय वंशागत। फिर पढ़ेंगे मेंडलीय अनुपात से विचलन, यानी कुछ ऐसे जीव या कुछ ऐसे पौधे या कुछ ऐसी कैटेगरी रहेंगी जो मेंडल के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके लिए आता है मेंडलीय अनुपात से विचलन, या सिंपल कहें तो न्यू मेंडलिज्म, अरे नौ मेंडलवाद, है ना। जिसमें क्या क्या पढ़ना है एक बार हेडिंग देख लीजिएगा। मेंडलीय अनुपात के विचलन के अंतर्गत क्या क्या आएगा, अपूर्ण प्रभाविता, क्योंकि मेंडल के नियम में आपने प्रभाविता का नियम पढ़ रखा होगा, और प्रभाविता के नियम में तुमने सबने यही पढ़ा होगा कि F1 पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त होती हैं वो प्रबल लक्षणों वाली होती हैं, पर कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपूर्ण प्रभाविता को शो करते हैं। इसके लिए आपने एक पौधा भी पढ़ रखा होगा गुलाबास, और वैज्ञानिक नाम कार्ल कोरेंस, खैर उन पे हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट है सप्रभाविता, ये वही है मवेशियों में बालों का रंग, जो त्वचा पर बाल होते हैं उनका रंग, उनमें दोनों कलर सप्रभावी रहेंगे। अगला है गुणात्मक विकल्पी एवं रुधिर वर्गों की वंशागत, या इसे आप बहुगुण एलीलवाद के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये एक नई चीज है, कुछ किताबों में है भी नहीं है, प्लियोट्रॉफी, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट बहुजीनी वंशागत का प्रारंभिक ज्ञान, ये वही है मनुष्य के जो त्वचा उसके रंग के बारे में। अगला है वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत, ये वो सटन एवं बावेरी वाला है, जिसमें ये बताया गया कि जो जेनेटिक्स लक्षण है वो बाई क्रोमोसोम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। बाद में फिर एक सिद्धांत आता है, याद होगा तुम्हें, जीन सिद्धांत, जो कि टीएच मॉर्गन ने दिया था, वो ज्यादा क्लियर करता है चीजों को। अगला ये इसमें 2 चीजें मेंशन है, क्रोमोसोम और जीन। क्रोमोसोम बोले तो गुणसूत्र, जीन वही है जिसको मेंडल ने कारक के नाम से जाना था, जिसमें ये कहा जाता है कि किसी भी जीव में जो भी लक्षण है, XYZ कोई भी लक्षण, जैसे बालों का रंग, त्वचा का रंग, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, कुछ भी है, वो सबके लिए एक कारक जिम्मेदार होता है, जिनको बाद में जॉनसन साहब ने उन्हीं मेंडल के कारकों को नाम क्या रख दिया, जीन। तो कोई नई चीज नहीं, टेंशन मत लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं लिंग निर्धारण की, सेक्स डिटर्मिनेशन की, जिसमें ये डिसाइड करना है या ये पढ़ना है कि मेल या फीमेल में कौन लिंग का निर्धारण करता है। जैसे बात करेंगे पुरुषों में या कहें मनुष्यों में, तो मनुष्यों में जो पुरुष होता है वो डिसाइड करता है कि अगली संतान लड़की होगी या लड़का, मतलब स्पर्म डिसाइड करता है, ठीक है ना। तो आपको ये कहाँ कहाँ पढ़ना है, तो मनुष्य में पढ़ना है, पक्षी में पढ़ना है और मधुमक्खी में पढ़ना है। हालांकि इसके अलावा हम आपको 1-2 जगह और पढ़ा देंगे, जैसे कि कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, उनमें चूंकि टेम्परेचर से डिसाइड होता है कि मेल होगा या फीमेल। नेक्स्ट बात करते हैं संलग्नता और जीन विनिमय की, जिसे आप लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ये वही बात है जब गुणसूत्र ओवरलैप करते हैं, लक्षणों का आदान प्रदान होता है, यहीं पर वेरिएशन आते हैं। इस हेडिंग का नाम है जीन विनिमय, बड़े काम की हेडिंग है, इंग्लिश में क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट लिंग संलग्न वंशागत। पिछले बार बोर्ड में ये चीज आई भी थी पेपर में। लिंग संलग्न वंशागत में क्या क्या पढ़ना है, तो 2 चीजें पढ़नी है, हीमोफीलिया और वर्णांधता, जो कि तुम्हें याद होंगी एक्स लिंग संलग्न लक्षण रोग है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं मनुष्य में मेंडलीय विकार, यानी मनुष्य में जो मेंडल विकार है, मेंडल के जो विकार हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको थैलेसीमिया पढ़ना पड़ेगा, एक ही पढ़ना है। मनुष्य में जो मेंडलीय विकार के रूप में पढ़ना है वो एक ही चीज है, जिसका नाम थैलेसीमिया है, ठीक है। पेपर में भी बहुत बार आता है ये। अगला है गुणसूत्री विकार। गुणसूत्री विकार का मतलब है कि गुणसूत्रों की जब घटा बड़ी होती है, वैसे तो 46 होते हैं, जब 46 से ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए, तो कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी, वो चीज पढ़ने के लिए आपको कितनी हेडिंग पढ़नी है, 3, डाउन सिंड्रोम, टर्नर और क्लाइनफेल्टर, ये सब वैज्ञानिकों के नाम लिखे हुए हैं। ये लिंग गुणसूत्रों से संबंधित है, सॉरी ये अलिंग गुणसूत्रों से संबंधित है, और ये टर्नर और क्लाइनफेल्टर दोनों के दोनों लिंग गुणसूत्रों से संबंधित रोग है, ठीक है ना। यानी लिंग गुणसूत्र में जब घटा बढ़ी आएगी, ये वाला अलिंग गुणसूत्र से रिलेटेड है, ये दोनों के दोनों रोग 23वीं जोड़ी से रिलेटेड है, मतलब XX और XY वाले से, और ये डाउन सिंड्रोम 21वीं जोड़ी से रिलेटेड है, मतलब 1 से लेकर 21 के बीच में जो 21 जोड़ी है उसके बीच, मतलब ये अलिंग गुणसूत्र है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग समझना है वंशागत का आणविक आधार। इस वंशागत के आणविक आधार में बेसिक बात करें तो डीएनए के बारे में पढ़ना पड़ता है, क्या क्या पढ़ना है वो आप सामने देख सकते हैं। सबसे पहले तो पढ़ेंगे अनुवांशिक पदार्थ की खोज,
जिसका नाम आप जानते ही हैं डीएनए, और फिर पढ़ेंगे डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ। मतलब ये प्रूफ करना पड़ेगा कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, क्योंकि इस डीएनए की खोज के पहले तुम्हें याद हो तो प्रोटीन को अनुवांशिक पदार्थ के रूप में जाना जाता था। अब बात करते हैं नेक्स्ट डीएनए व आरएनए की संरचना के बारे में, ये भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग का बहुत सिंपल मतलब है कि डीएनए में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डीएनए प्रतिकृतियन। डीएनए प्रतिकृतियन का मतलब होता है डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें सिंपल भाषा में कहें तो चूंकि डीएनए इकलौता ऐसा बॉडी का पदार्थ है जो अपने हुबहू एक प्रतिलिपि तैयार कर देता है, अपने हुबहू एक फोटोकॉपी तैयार कर देता है। अगला पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा में ही दो तीन चीजें आनी चाहिए, इसमें एक ही मेंशन है, अनुलेखन। अनुलेखन और अनुवादन, अनुलेखन और अनुवादन, इसके कई सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे, एक दिशी और विपरीत और वृत्तीय, तीन हेडिंग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा में तीन हेडिंग पढ़ी जाएंगी, एक तो एक दिशी प्रवाह, दूसरा विपरीत प्रवाह और तीसरा पढ़ेंगे वृत्तीय प्रवाह, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या पढ़ना है वो एक बार देख लीजिए आप। अनुवांशिक कोड पढ़ना पड़ेगा, जेनेटिक कोड जिनको कहते हैं। फिर रूपांतरण पढ़ना पड़ेगा जो कि ग्रिफिथ प्रभाव है, एक्चुअल में ये वही है जिसके द्वारा प्रूफ किया जाएगा कि डीएनए का अनुवांशिक पदार्थ है, टेंशन ना लेने का। नेक्स्ट है जीन अभिव्यक्ति का नियमन। ये सब अलग अलग चैप्टर है, ऐसा मत सोचना ये सब एक ही में हो जाएगा, एक्चुअल में हम इनमें छोटे छोटे चैप्टर बना देंगे आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लैकोपेरान। ये एक शर्करा है, लैक्टोज, लैक्टोज से वर्ड लिया गया लैकोपेरान, ये भी एक खास चीज है। नेक्स्ट है जीनोम एवं मानव जीनोम प्रोजेक्ट, इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे, एक्चुअल में ये फ्यूचर है। जैसे नहीं आज हम लोग दवा लेने जाते हैं तो डॉक्टर को जब दोबारा दिखाने जाते हैं तो बताना पड़ता है कि हमने ये दवा ली थी, पर्चा वापस दिखाना पड़ता है। भविष्य में जब जीनोम प्रोजेक्ट भयंकर काम करेगा तो एक बार जब आप दवा लेने जाएंगे तो वो जो डेटा होगा वो डिजिटल हो जाएगा, मतलब वो डॉक्टर के पास ऑलरेडी रहेगा, वो आराम से देख सकता है कि तुमने किस चीज की लास्ट बार दवा ली थी और कहाँ से ली थी, ठीक है, पूरा डेटा रहेगा। अगला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सिंपल कहें तो वही आधार कार्ड वाली बात है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या अंगुली छापी बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, जिसका नाम आप देख पा रहे होंगे ये है जीव विज्ञान और मानव कल्याण, जिसके लिए अंक कितने मिलने वाले हैं आपको 14। इसमें भी कई चैप्टर हुआ करते थे, जैसे ध्यान से देखो तो एक के बाद 3 चैप्टर लिखा है, इसका मतलब दूसरा वाला चैप्टर मिसिंग है ना। तो पहला चैप्टर इसमें पढ़ना है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इसको हम 2 हिस्से में पढ़ेंगे। कौन कौन से 2 हिस्से दे रखे हैं इसमें, इस बार तो सीधा सीधा रोग ही दे रखे हैं, मेरे ख्याल से वो हटा दिया गया क्या यार, चलो देखते हैं, अगर हटा दिया गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, है नहीं हटाया नहीं गया ये वाला। तो यहां तक एक चैप्टर बना देंगे और यहां से आगे यहां तक दूसरा चैप्टर बना देंगे, ठीक है ना। इसे स्वास्थ्य रोग फर्स्ट मान लेंगे, इसे स्वास्थ्य रोग सेकंड मान लेंगे, ठीक है। ये पूरा सब एक ही में दिया रहता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे रोग जनक। रोग जनक वही प्रोटोजोआ, अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम के बारे में, साथ में जीवाणु, विषाणु, कवक के बारे में, ये सब हमारे रोग जनक है, मतलब जो रोग फैला रहे हैं। नेक्स्ट है मानव में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी, है ना। और कौन कौन से रोग पढ़ने एक बार उन पर भी नजर डालिए सरसरी। मलेरिया पढ़ना पड़ेगा, डेंगू पढ़ना पड़ेगा, चिकनगुनिया पढ़ना पड़ेगा, फाइलेरियसिस पढ़ना पड़ेगा, स्कैरियसिस पढ़ना पड़ेगा, टाइफाइड है, जुकाम है, निमोनिया है, अमीबाइसिस है और रिंग वार्म है, ठीक है ना। एक बार इनको ये जान लीजिए कि कौन सा रोग किसके द्वारा होता है। बात करें अगर मलेरिया की तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के द्वारा। बात करें डेंगू की, डेंगू और चिकनगुनिया दोनों के दोनों होते हैं वायरस से। बात करते हैं फाइलेरियसिस की, फाइलेरियसिस होता है क्रम से और स्कैरियसिस भी क्रम द्वारा होता है, इनके सबके नाम प्रॉपर पढ़ने पड़ेंगे। टाइफाइड होता है जीवाणु से, जुखाम होता है वायरस से, निमोनिया भी जीवाणु से होता है और ये होता है प्रोटोजोआ से, और ये होता है फंगस से, कवक से, ठीक है ना। अब बात करें आगे एवं उनकी रोकथाम, यानी सारे रोग पढ़ने पड़ेंगे और उनकी रोकथाम पढ़नी पड़ेगी। कौन कौन से रोग पढ़ने एक बार यहां से देख लीजिएगा, ताकि जब पढ़े हम लोग तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अपने सिलेबस में क्या क्या पढ़ना था। बुक में पढ़ने जाएंगे तो ऐसे कई और रोग भी मिल जाएंगे जो कि आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना। जैसे डिप्थीरिया मिलेगा, टिटनेस मिलेगा, काली खांसी मिलेगी, बट इसमें नहीं वो दे रखे, पढ़ने को पढ़ सकते हैं आप, पर वो पेपर में नहीं आएंगे, पेपर में इनमें से ही कोई आने वाला है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम पार्ट 2 में तोड़ देंगे, प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी को। इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी संकल्पनाएं, फिर पढ़ेंगे वैक्सीन जिसे आप टीका बोलते हैं, फिर पढ़ेंगे कैंसर और HIV एड्स, ठीक है ना। और इसके बाद पढ़ेंगे यौवनावस्था, और यौवनावस्था के बाद नशीले पदार्थ में ड्रग्स वगैरह, और एल्कोहल का कुप्रयोग, मतलब एल्कोहल का जो दुष्प्रयोग है उसके बारे में जानेंगे।
अब बात करते हैं इसके सेकंड चैप्टर की, जो कि हटा दिया गया, वो हटाया गया, वो भी सिलेबस नीचे भी बता देंगे। अब बात करते हैं इसके लास्ट वाले चैप्टर की, जिसका नाम ये है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ध्यान से, तो दोनों चैप्टर दो एक ही यूनिट में दोनों चीजें बताई गई हैं, पॉजिटिव बात भी और निगेटिव बात भी। जो मानव स्वास्थ्य और रोग है, उसमें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें बीमारियां पहुंचा रहे हैं। पर जब आप मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आप ये पाएंगे कि जो सूक्ष्म जीव वो फायदे के भी हैं। कैसे फायदे के हैं? तो घरेलू जो खाद्य उत्पाद आप बनाते हैं, जैसे नहीं सिरका वगैरह, अचार, जेली, सॉस, ये सब, उसमें भी सूक्ष्म जीव ही काम आते हैं, उन्हीं के द्वारा वो चीजें बनती हैं। अगला औद्योगिक उत्पादन, जिसमें हम वही शराब वगैरह पढ़ेंगे, तो शराब के उत्पादन में भी कौन आता है? सूक्ष्म जीव आते हैं, मतलब जीवाणु विषाणु काम कर रहे हैं। अगला वाहित मल उपचार, यानी जो सेफ्टी टैंक बनाए जा रहे हैं उनमें जो मल है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का भी काम कौन कर रहा है? सूक्ष्म जीव, मतलब ये लाभकारी है। अगला ऊर्जा उत्पादन, यानी एनर्जी के प्रोड्यूस होने में भी सूक्ष्म जीवों का अहम रोल है। नेक्स्ट है जैव नियंत्रक। जैव नियंत्रक मतलब जो आप देखते हो ना, कीटनाशक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनसे बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आप सूक्ष्म जीवों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूक्ष्म जीव के नाम से बड़ा फेमस है, नाम सुना होगा बीटी फसल, या बीटी कपास, बीटी बैंगन, बीटी टमाटर वगैरह ना, जिसमें बीटी एक जीवाणु का नाम है, बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस। उस पर भी बात करेंगे जब वो आएगा बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में। इसके कारक के रूप में और जैव उर्वरक के रूप में, मतलब फर्टिलाइजर के रूप में भी इसका यूज किया जा सकता है। जैसे आज फर्टिलाइजर के रूप में ये यूरिया, डीएपी यूज की जाती है, वैसे ही इन सूक्ष्म जीवों को भी यूज किया जा सकता है। ठीक है ना? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी और उसके अनुप्रयोग। इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें दो चैप्टर होने वाले हैं, एक और दो, जिसमें सबसे पहले हमने बताया था इसमें सिद्धांत पढ़ेंगे। सिद्धांत में बहुत मोटी एक हेडिंग पढ़नी पड़ती है और ये पेपर में कई बार 5 नंबर में भी आती है, पुनर्योगा डीएनए तकनीक। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि एक जात के डीएनए को दूसरी जात के डीएनए से मिला करके तीसरी समझो जाति बना देना, मतलब तीसरी एक लक्षण वाली संरचना बना देना, है ना? वो क्या कहलाता है? पुनर्योगा डीएनए तकनीक। इसी को बोलते हैं अनुवांशिक इंजीनियरिंग, मतलब अनुवांशिक छेड़छाड़। क्लियर हो गया? नहीं मतलब डीएनए में छेड़छाड़ करना, जाहिर सी बात है नई चीज बनेगी यार। फिर इसके बाद इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पढ़ने होते हैं वो समझ। एक तो पढ़ना है स्वास्थ्य एवं कृषि में उपयोग, जिसमें क्या क्या पढ़ना है? मानव इंसुलिन, वैक्सीन उत्पादन, जीन थेरेपी, जिसे जीन चिकित्सा बोलेंगे, अनुवांशिक रूपांतरित जीव, जिसमें आपको अभी भी बताया था बीटी फसल। जो बीटी इसमें आप देख पा रहे हो, ये एक शॉर्टकट नेम है, इसका नाम एक जीवाणु से है और इस जीवाणु का नाम ये है। ज्यादातर इसको बच्चे बैसिलस थूजस के नाम से जानते हैं, तो थूजस उजस नहीं, एक्चुअल में इसका नाम ये होता है, ये बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस। एक्चुअल में ये जीएम है, जेनेटिक मॉडिफाइड है। ये क्या लिखा है? अनुवांशिक रूपांतरित जीव है, ये बीटी फसल है। ठीक है ना? और इससे होता क्या है, अगर इनसे कोई लेस पौधा है तो उस पर कोई कीट वगैरह काम नहीं करता, मतलब वो पत्ते वगैरह उसके नहीं खा सकता, खुद मर जाएगा। अगला ट्रांसजेनिक जीव, जिसमें वही भेड़ वगैरह एक दो पढ़ेंगे, गाय वगैरह, रोजी गाय है, डॉली भेड़ है, ये सब पढ़ेंगे। सालमान मछली है। जैव सुरक्षा समस्याएं, बायोपायरेसी और पेटेंट। बायोपायरेसी का सिंपल मतलब है चोरी करना। चोरी, पायरेसी मतलब चोरी करना होता है, बायोपायरेसी का मतलब दवाओं की चोरी करना। जैसे मान लो आपने कोई दवा बनाई और उसका जो फार्मूला वो कोई और चुरा ले जाए और वो उसी पर काम करके नई चीज बना ले, वही कॉपीराइट वाली बात है, तो बायोपायरेसी बोलते हैं उसको। ठीक है ना? अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो फिर आपको क्या कराना चाहिए? पेटेंट। पेटेंट मेरे ख्याल से भारत जो सरकार है, भारत की सरकार है, वो 20 साल के लिए पेटेंट देती है। अगर आप किसी चीज पर पेटेंट कराते हैं तो आपको 20 साल कोई दिक्कत नहीं, आप किसी पर भी केस फाइल कर सकते हैं अगर वो कॉपी करते पकड़ा जाता है। ठीक है ना? चलिए अब बात करते हैं लास्ट यूनिट की, जिसका नाम है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। अगर हम इसकी बात करें तो आप देख पा रहे होंगे इसमें कितना का मटेरियल है। ये 2 चैप्टर है ना? क्या क्या है एक बार देख लीजिए। तो जीव और पर्यावरण पहला चैप्टर होगा, जिसमें क्या क्या पढ़ना है? जीव और पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। उसके वास स्थान यानी हैबिटेट के बारे में पढ़ना है। कर्मता पढ़नी, मतलब निके पढ़ना है, जिसमें हर जीव का अपना एक काम बटा होता है, वो चीज पढ़नी पड़ती है। अगला है समष्टि एवं पारिस्थितिकी अनुकूलन पढ़ना पड़ेगा, यानी जो किस कोई आबादी है उसके अनुकूलन पढ़ने पड़ेंगे। अगला है समष्टि की पारस्परिक क्रियाएं पढ़नी पड़ेंगी, जिसमें 2 चीजें पढ़नी पड़ती है, धनात्मक और ऋणात्मक। जिसमें सहोपकारिता एक धनात्मक प्रक्रिया है, जबकि स्पर्धा, परभक्षण और परजीविता ये सब ऋणात्मक प्रक्रियाएं हैं। ठीक है ना? बात करते हैं समष्टि गुण की, तो जिसमें क्या क्या पढ़ना है? वृद्धि पढ़ना है, जन्म एवं मृत्यु दर पढ़ना है और आयु वितरण पढ़ना है। टोटल समष्टि गुण की बात करें तो बुक में कम से कम 8 दे रखे हैं। ठीक है ना? पर 8 नहीं पढ़ने, क्या कितने पढ़ने? केवल 3। एक तो वृद्धि पढ़ना है
और दूसरा पढ़ना है जन्म एवं मृत्यु दर, और तीसरा आयु वितरण। केवल 3 गुण पढ़ने हैं। टोटल कितने दे रखे हैं? 8। क्लियर हो गया ना? ये है सिलेबस की जानकारी होना। अब बिना अगर अंधे मुखी सिलेबस को जाने आप चीजें पढ़ जाएंगे तो फेर तो मोटी हो जानी है और सिलेबस बहुत ज्यादा पढ़ जाएंगे और पेपर में सब आना नहीं है। ठीक है ना? चलिए देखते हैं आगे। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जैव विविधता एवं संरक्षण की, है ना? इसके बीच में एक चैप्टर नंबर 2 है जो कि सिलेबस में नहीं, वो छोड़ा गया है। अब जैव विविधता एवं संरक्षण बहुत काम का चैप्टर होने वाला है, खास करके जब आप इंटर की क्लास छोड़ेंगे, मतलब इंटर फिनिश करेंगे, जब आप कंपटीशन ज्वाइन करेंगे, उनके लिए बहुत काम का ये चैप्टर है। जैव विविधता की संकल्पना, जैव विविधता के प्रतिरूप जिसे आप बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे, जैव विविधता का महत्व, क्षति एवं जैव विविधता का संरक्षण, हॉट स्पॉट, संकटग्रस्त जीव, विलुप्त यानी गायब कैसे हो रहे हैं, रेड डेटा बुक जिसमें आंकड़े लिखे जाते हैं कि कौन सा जीव गायब हो चुका है और कब गायब हुआ है, कब गायब होने वाला है, इस पूरे आंकड़े लिखे जाते हैं। अगला बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि उनको बचाने के लिए है, और 2 चीजें और हैं, राष्ट्रीय उद्यान जिसे आप नेशनल पार्क बोलेंगे और सेंचुरीज बोलेंगे। ठीक है ना? तो ये रहा आपका सिलेबस कंप्लीट, जिसमें आपको 70 नंबर यूं प्राप्त होंगे। कौन सी हेडिंग है वो आपके सामने है। ठीक है ना? चलिए बात करते हैं आगे। और इस साल यानी 2024 और 25 के सेशन में आपके क्लास में जो प्रैक्टिकल है वो कौन से होने वाले हैं उनको भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना? इस बार प्रैक्टिकल भी आपको यहीं पर करा दिए जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं। स्कूलों में जो ज्यादा आप डर करके आप एग्जामिनर को डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? हम भी एक बार, अभी पहली बार हमारा लगा था इस बार इलाहाबाद में, हम भी करा के आए, कोई टेंशन की बात नहीं है। पूरा इस बार आपको सबको अच्छे से बताएंगे। ठीक है ना? चलिए देख लेते हैं। तो प्रयोगात्मक आपको कितने नंबर का होने वाला है? 30 नंबर का, जिसमें है क्या क्या, एक बार प्रयोगों की सूची देख लीजिएगा। एक तो स्लाइड पर पराग अंकुरण का अध्ययन करना पड़ता है। नेक्स्ट है कम से कम 2 स्थानों से मृदा एकत्रित करिए और उसमें मृदा की बनावट, नमी और उसमें जो भी वस्तुएं हैं, जल धारण क्षमता, उसमें पाए जाने वाले पौधों से सहसंबंध का अध्ययन करना। दूसरा तो ये हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा है अपने आसपास के 2 अलग अलग जलाशयों से पानी एकत्र कीजिए और पानी की पीएच, शुद्धता एवं जीवित जीवों का अध्ययन करिए। ठीक। चौथा देख लीजिए, समसूत्री विभाजन अध्ययन करने के लिए प्याज की मूलाग्र की अस्थायी स्लाइड बनाना। चूंकि अपने वहां लैब रहती नहीं है तो चीजें लिखनी तो पड़ती है क्योंकि हम लोग लिखते हैं, पर उतने अच्छे से जान नहीं पाते हैं। ठीक है ना? चलिए बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 5 की, स्टार्च पर लार एमाइलेज की सक्रियता पर विभिन्न तापमानों और 3 अलग अलग पीएच के प्रभाव का अध्ययन करना। नेक्स्ट है 6 नंबर का, 6 नंबर मतलब एक्सपेरिमेंट, उपलब्ध पादप सामग्री जैसे पालक, हरी मटर, पपीता आदि से डीएनए को पृथक करना, डीएनए को पृथक करना। ठीक है ना? ये तो हो गया का पार्ट से। अब बात करते हैं खा से। खा नंबर में क्या क्या स्पॉटिंग है एक बार देख लीजिएगा। एक तो ये है विभिन्न कारकों, जिसमें 3 होंगे, वायु, कीट और पक्षी के द्वारा परागण के लिए पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलन का अध्ययन करना है। नेक्स्ट है स्थायी स्लाइड की सहायता से वृषण और अंडाशय के अनुप्रस्थ काट में युग्मक परिवर्धन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। वो भी कोई भी स्तनधारी ले सकते हैं आप। ठीक है ना? ऊंट, मनुष्य, कछुआ, खरगोश, कुछ भी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, स्थायी स्लाइड की सहायता से प्याज की मुकुल कोश का, मुकुल मतलब बड कोश का, जो नई नई उभार कर रही है, ठीक है ना, बड कोश का अथवा टिड्डे के वृषण में अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करिए। नेक्स्ट है स्थायी स्लाइड की सहायता से स्तनधारी के कौन सी अवस्था का अध्ययन करना है? ब्लास्टुला। अभी आपको हमने बताया था जो भ्रूण परिवर्धन पढ़ेंगे उसमें 3 अवस्थाएं पढ़ाएंगे आपको, मारुला, ब्लास्टुला और गैस्टुला। ठीक है ना? उनका अध्ययन करना। आगे क्या कह रहा है? तैयार वंशावली चार्ट की सहायता से आनुवांशिक विशेषताओं जैसे जीव को गोल करना, रुधिर वर्ग, विंडो पीक, वर्णांधता आदि का अध्ययन करना। ये मेंडल वाले चैप्टर से है। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, स्थायी स्लाइड की सहायता से प्रतिरूप की सहायता से सामान्य रोग कारक जंतु कौन कौन सा है? एस्कैरिस है, एंटमीबा है, प्लाज्मोडियम है, रिंगवार्म की पहचान करना और उनके द्वारा उत्पन्न रोगों के लक्षणों पर टिप्पणी लिखाना। ठीक है। बात करते हैं 7 नंबर की, मरोद्भिद परिस्थितियों में पाए जाने वाले 2 पौधों जंतुओं के आकारिकी अनुकूलनों पर टिप्पणी लिखना, जबकि ये वाला चैप्टर सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना? बात करें नेक्स्ट लास्ट वाले की, जलीय परिस्थितियों में पाए जाने वाले 2 पौधे एवं जंतुओं का अध्ययन, उनके आकार के अनुकूलनों पर टिप्पणी करना। ठीक है ना? चलिए ये तो कहानी होती है प्रैक्टिकल के लिए। अब प्रैक्टिकल का कुछ डेटा है जो कैसे नंबर आपको मिलते हैं वो भी एक बार समझा देते हैं। ये देखो बाह्य परीक्षक है। बाह्य परीक्षक मतलब ये वही है जो आउटर एग्जामिनर आता है आपके सेंटर पर, मतलब जो बाहर से एग्जामिनर सेंटर पे आता है, आपसे नहीं कुछ 2-4 क्वेश्चन पुट करता है, वो वाले उनको बाह्य परीक्षक बोलते हैं। ये वही है
जिनको तुम एग्जामिनर बोलते हो। एग्जामिनर के हक में कितने नंबर मिलेंगे? टोटल अंक कितने हैं? 30। पर एग्जामिनर के हक में कितने रहते हैं? 15। और ये जो बचे वाले 15 ये स्कूल देता है आपको, यानी जो इंटरनल मार्क्स हैं वो समझो स्कूल के टीचर के पास होते हैं, और बचे वाले जो 15 मार्क्स हैं वो आपके एग्जामिनर के पास होते हैं। तो जनरली सभी बच्चों को ये वाले मार्क्स तो दिए ही जाते हैं, और इनमें से भी 12, 13, 15, किसी किसी को ज्यादातर 15 ही दे देते हैं, 14 कम से कम, बाकी 13 तो लगभग मिल ही जाते हैं। तो इसमें कितने किस के होते हैं? स्लाइड निर्माण के आपको अंक मिलते हैं 5, जिसमें अभी आपने पीछे देखा था का नंबर में स्लाइड निर्माण था, जैसे पराकड़ का अंकुरण करना, तो 5 अंक के लिए है। ठीक है, बात करते हैं स्पॉटिंग की। स्पॉटिंग में आपको 6 करने पड़ते हैं, 3 प्लांट से 3 और एनिमल से 3, और सबके लिए एक एक अंक होता है, तो 3 3 कितने हो गए? 6 अंक। क्लियर हो गया नहीं? अब ये है तीसरा वाला सत्रीय कार्य संकलन, जिसमें वही फाइल और प्रोजेक्ट की एक फाइल जमा कराई जाती है, और मौखिकी, यानी जो आपसे क्वेश्चन पुट करता है उसके कितने नंबर होते हैं? 2। और जो सत्रीय कार्य होता है, जो आपने फाइलें तैयार करी, उसके कितने नंबर हैं? 2। तो 2 2 4 और 5 6 11 मिलकर के कितने हो जाएंगे? 15। ये नंबर किसके पास होते हैं? एग्जामिनर के पास। बचे आपके कॉलेज टीचर के पास 15 अंक होते हैं, जो आपके रेगुलर पढ़ा रहा होता है। वो क्या क्या करवाता है? कोई एक दीर्घ प्रयोग कराएगा, प्रयोग संख्या 1 4 5 6 में से, जो कि ऊपर दे रखे थे। एक कराएगा लघु प्रयोग, 2 3 4 में से कोई एक। प्रोजेक्ट कार्य प्लस मौखिकी, प्रोजेक्ट कार्य के नंबर कितने देगा? 4, और मौखिकी कितने नंबर है? 2। तो 5 4 9 6 15। क्या बात क्लियर हो गई ना ये? ठीक, बहुत बढ़िया। अब आगे देख लेते हैं। ये चीज इसमें लिखी, इसका कोई खास मतलब नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसकी थोड़ा सा, जो 30% कम किया गया है। तो हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, मोटा मोटा एक बार देख लीजिए, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करनी है। तो यूनिट 1 से हटाया गया है पहला चैप्टर, जीवों में जन्म, जिसको हमने बताया भी था। और अनुवांशिकी और विकास से, अनुवांशिकी तो अपने सिलेबस में है पर विकास नहीं है, तो अनुवांशिकी के कितने नंबर मिलने वाले हैं? 18, क्योंकि पहले अनुवांशिकी और विकास मिला करके 18 नंबर होते थे, अब विकास को हटा दिया गया है, तो विकास वाला पूरा पूरा चैप्टर ही उड़ा दिया गया है, जिसमें वही जीवन की उत्पत्ति है ना, और डार्विनवाद, लैमार्कवाद, ये चीजें पढ़ी जाती थी। ठीक है ना? अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में क्या हटाया गया? खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, जिसमें पशुपालन वगैरह पहले पढ़ाया जाता था, ये आप देख सकते हैं। खाद्य उत्पादन में सुधार, पादप प्रजनन, ऊतक संवर्धन, ये सब पूरा डेटा। ठीक है ना? पशुपालन वगैरह पूरा सिखाया जाता था। ये देखो ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं? अब बात करते हैं नेक्स्ट इस वाले यूनिट की। इसमें क्या क्या हटाया गया? परितंत्र हटाया गया और पर्यावरण के मुद्दे हटाए गए। बीच से परितंत्र गायब कर दिया गया है, और लास्ट वाला चैप्टर पर्यावरण के मुद्दे गायब कर दिया गया है। ठीक है ना? और ये कुछ रहे प्रयोग जो कि हटाए गए हैं। खैर, हमें इनसे अब कोई लेना देना नहीं है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और जल्दी क्लासें आपको, जिस सिलेबस को बताया गया उसी सिलेबस के साथ क्लासें आपको जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगी। आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा 2025 की तैयारी के लिए, यानी 2025 में जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी के लिए आप जुड़ जाइए, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आप नए आए हैं चैनल पे तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।